करेंगे बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। इसके अलावा हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फिर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल की। सो ये कंटेंट्स बज़ाहिर देखने में आपको लगेगा कि ये मैच नहीं करे, लेकिन जो आपका यूएचएस के कंटेंट्स हैं उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। ये अलग बात है कि वो सर्कुलर मोशन के केस में इंक्लूडेड हैं। तो आज के जो पहला लेक्चर है इसमें हम सर्कुलर मोशन की बेस बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एटसेट्रा। द टॉपिक 4 ऑफ योर यूएचएस सिलेबस ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉपिक 4 इंक्लूड्स द एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और जिसमें फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट रिलेशन आ जाते हैं और एक्सेलरेशन के डिफरेंट रिलेशन आ जाते हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट प्लस वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियम। तो इन चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। इसी सिलसिले में जो हमारा पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम सर्कुलर मोशन के जनरल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसमें हम पहले कंपैरिजन करेंगे बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, एंड देन वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और फिर हमें कॉन्सेप्ट है, एक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल की, और फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले एक ऐसा मैजिक टेबल आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग एंगुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उनको ईजिली तैयार कर सकोगे। देखिए, लीनियर मोशन में अगर बॉडी अपनी पोजीशन पॉइंट ए से चेंज करके पॉइंट बी तक लेके आती है तो लीनियर मोशन में वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन में अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज करती है तो फिर वो कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है। इसी तरीके से लीनियर मोशन में अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है आप उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो लीनियर मोशन में यू गेट वेलोसिटी, और एंगुलर मोशन में अगर आप इसी एंगल थीटा को टाइम से डिवाइड कर दें तो यू गेट एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली इन लीनियर मोशन वी हैव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस, तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, जबकि एंगुलर मोशन में वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से लीनियर मोशन में हमारे पास मास होगा तो एंगुलर मोशन में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिमिलरली लीनियर मोशन में इफ वी हैव फोर्स तो एंगुलर मोशन में वी हैव टॉर्क। लीनियर मोशन में इफ वी हैव मोमेंटम देन इन एंगुलर मोशन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये सब क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये रोटेशनल एनालॉग हैं ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन एंगुलर मोशन तो आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन तो वो आप कहेंगे टॉर्क। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मोमेंटम इन एंगुलर मोशन तो आप बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। सो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो इन लीनियर क्वांटिटीज के रोटेशनल एनालॉग हैं। एनालॉग से मतलब आई होप आप समझते होंगे, एनालॉग का मतलब होता है मिलता जुलता। लाइक कोक का जो एनालॉग है वो पेप्सी है, और 7 अप का जो एनालॉग है वो स्प्राइट है। तो इसी तरीके से ये इनके एनालॉग हैं। अच्छा, अगर आप इनके दरमियान रिलेशनशिप देखें तो इनके दरमियान रिलेशनशिप है S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, A इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस R, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने तो ऐसे रटा लगाया हुआ है कि S इज इक्वल टू R थीटा या V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो क्या ये गलत है? तो अब जो मैं बात करने लगा हूँ उसको गौर से सुनिए, ये भी ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस कर रहे हो, और जब आप मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस कर रहे हो तो ये दोनों रिलेशन ठीक हैं, लेकिन जब आप इनकी वेक्टोरियल फॉर्म लिखोगे तो वो आ जाएगी S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायरेक्शन अभी हम देखेंगे अलॉन्ग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और रेडियस वेक्टर जो कि सेंटर से टुवर्ड्स द एज ऑफ द सर्कल होता है। सो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आपको डायरेक्शन देती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो लॉन्ग द टेंजेंट होता है। सो ये बातें हम डिटेल से बाद में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये सारी क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं ये क्योंकि ये सारी क्रॉस प्रोडक्ट हैं, और आप जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, लिहाजा आप S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R को S इज इक्वल टू R क्रॉस थीटा नहीं लिख सकते, S इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। तो आपको इन रिलेशंस को खास तौर पर याद करना। अब आते हैं हम इस मैजिक टेबल के मैजिक की तरफ और देखते हैं कि कैसे आपको ये मैजिक टेबल चैप्टर नंबर 5 को बगैर पढ़े उसके अंदर के फार्मूलाज याद करवा देगा। देखिए, इफ़ यू लुक एट सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आप कहते हैं दैट इज F इज इक्वल टू ma। तो अगर आप इस मैजिक टेबल को देखते हुए F को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से, मास को रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और A को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, देन दिस इज द एंगुलर इक्वेशन। और ये इक्वेशन है, आप जानते हैं कि ये इक्वेशन लिखी हुई है चैप्टर नंबर 5 में। अनदर एग्जाम्पल देखिए, मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम वो है P इज इक्वल टू mv। तो अगर आप इस टेबल को देखते हुए क्वांटिटीज को रिप्लेस करें, आप P को रिप्लेस करेंगे L से, M को रिप्लेस करेंगे किससे I से, और V को रिप्लेस करेंगे किससे ओमेगा से, तो क्या इक्वेशन बन गई L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये इक्वेशन एंगुलर मोशन में आपने पढ़ी हुई है। एक और चीज़ देखिए, काइनेटिक एनर्जी है, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आप इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो जस्ट लुक एट द टेबल, M को I से और V को हमने ओमेगा से रिप्लेस करना है, सो इट विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जस्ट रिमेंबरिंग दिस टेबल will able us to remember all the formulas of chapter number 5.
सो इस टेबल को याद करने का बेनिफिट आपको ये है कि आप जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उनको इससे रिलेट कर सकते हैं। और ये कोई हार्ड एंड ये कोई बहुत टफ साइंस नहीं है, या इस टेबल को तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको बहुत कम टाइम चाहिए इस टेबल को तैयार करने के लिए। बल्कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि जिनको ये टेबल अभी लिखते लिखते में तैयार हो चुका होगा। सो अगर आप इसी टेबल को देखें तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को भी उनकी लीनियर फॉर्म से एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि इट्स वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसी टेबल के मुताबिक आप देखेंगे कि आप उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा ई प्लस एल्फा टी। इसी तरीके से हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। इसी तरीके से 2as है वो बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे 2 अल्फा थीटा, और ये बराबर है ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सो जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी आर एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम लीनियर क्वांटिटीज टू द एंगुलर क्वांटिटीज। सो दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस टेबल डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको इस टेबल की अहमियत का पता लग चुका होगा कि कैसे हम इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब एक और जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है वो ये है कि हमें ये समझ नहीं आती कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, what is the difference between uniform circular motion and non-uniform circular motion। so अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा बिटवीन दीज टू, और उस कंपैरिजन में फिर हमें फ़र्क वाज़े पता लग जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन। हियर वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको मैं इन शॉर्ट यूसीएम भी बोलता हूँ, और दूसरी है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हम देखते हैं कि इनका आपस में क्या कंपैरिजन है। फर्स्ट कीजिए कि वी हैव अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, तो इस सर्कल में कुछ क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, और कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन इस एक्सिस के क्रॉस यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। स्टूडेंट जब हम बिफोर इसके मैं आपको इसकी डिटेल में जाऊँ, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क वादे कर लीजिए। ये जो एंगुलर मोशन है ये दो तरह की है। जो एंगुलर मोशन है ये रोटेशन भी हो सकती है और ये रेवोल्यूशन भी हो सकती है। रोटेशन को हम स्पिन भी कहते हैं, रेवोल्यूशन को हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं। जो रेवोल्यूशन है या ऑर्बिटल मोशन है इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पूरे का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल सर्कल का सेंटर है, ये बोर्ड मार्कर है और ये ऐसे मूव कर रहा है। सो दिस इज सर्कुलर मोशन, पूरे का पूरा बोर्ड मार्कर मूव कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो रोटेशन है या स्पिन है वो ये है, दिस इज स्पिन। एक्सिस ऑफ रोटेशन बोर्ड मार्कर की इसी के अंदर है और बोर्ड मार्कर उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द स्पिन कर रहा है। जो फैन होता है आपका सीलिंग फैन, वो रेवोल्यूशन नहीं करता, वो क्या करता है, वो स्पिन करता है, या जो वो रोटेशन करता है। रोटेशन में या स्पिन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है, जबकि जो ऑर्बिटल मोशन है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर होती है। सो आई होप आपको इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो इन दोनों केसेस में कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, और कुछ की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसी तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कुछ की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, कुछ की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, और कुछ की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो सेंटर की तरफ होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो आपको बताता है कि जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जबकि जो रेडियस वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसी की डायरेक्शन में होती है, सेंटर से एज की तरफ। यानी कि द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस तरफ है तो रेडियस वेक्टर इस तरफ है। सो जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है तो उसमें अलोंग दी टेंजेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम एक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम। और अगर वो टेबल आपको याद है जो भी हमने पढ़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंगुलर क्वांटिटी जो जनरेट होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर क्वांटिटी जनरेट होती है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और मोमेंटम की वजह से जो एंगुलर क्वांटिटी जनरेट होती है वो एंगुलर मोमेंटम है। सो दिस वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो अलोंग द एक्सिस रोटेशन क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली जब हम वर्ड यूनिफॉर्म को डिस्कस करते हैं तो हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, यानी कि हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो लीनियर केस में तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बट वी हैव एक्सेलरेशन इवन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि वी कैन से दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे एक्सेलरेट होती है? देखिए, जो भी बॉडी सर्कल में मूव करता है उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होती है। तो जब बॉडी मूव करता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। अब वेलोसिटी क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी तब्दील हो रही है, और अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें भी कुछ एक्सेलरेशन होता है जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो दिस वाज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, यानी कि एफ सी एंड ए सी। कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन है जो कि अलॉन्ग द टेंजेंट होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, और इनके कॉरिस्पॉन्डिंग वैसे ही आपके पास एंगुलर क्वांटिटीज़ जनरेट होती हैं। तो अभी तक आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई डिफरेंस पता नहीं लगा, अभी तक सब सेम है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इब्तिदा होती है टेंजेंशियल फोर्स से। जी हाँ, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर कोई फोर्स किसी डायरेक्शन में लगती है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अलॉन्ग द टेंजेंट एक फोर्स लगती है। अब ये टेंजेंट वाली फोर्स कैसी होती है? आप में से किसी ने छोटे होते हुए टायर चलाए हों, टायर घूम रहा है, साथ साथ लकड़ी मार रहे हैं, उसको नहीं चलाए? तो क्या साइकिल को या मोटरसाइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके उसका पिछला व्हील घुमाया? वो जो आप फोर्स लगाते हैं वो फोर्स अलॉन्ग दी टेंजेंट होती है, और उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होते, ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट टेबल, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है कॉरिस्पॉन्डिंगली ये प्रोड्यूस करती है टॉर्क, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दीज फोर क्वांटिटीज, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, आर नॉट प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट नहीं होते, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली आई मीन टू से कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन have only one acceleration, and that is the centripetal acceleration. While in non-uniform circular motion, I have 1, 2, 3 acceleration. I have centripetal acceleration, I have tangential acceleration, and I have angular acceleration. स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि मैंने इनके ऊपर कोई भी वेक्टर ड्रॉ नहीं किया। आप इधर भी देख सकते हैं कि जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं मैंने इनके ऊपर वेक्टर ड्रॉ नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि अगर इनकी डायरेक्शन एक ही रहती है, यानी कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहती है, तो फिर आई कैन मैनिपुलेट दीज वेक्टर क्वांटिटीज इनटू स्केलर्स। चैप्टर नंबर 3 में जब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी तो उसके नीचे एक पैरा लिखा हुआ था, उसमें आपने बात पढ़ी थी कि इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग देन इट कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर। ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टेबल को याद कर लें तो ये आपकी दो डिफिकल्टीज को दूर कर देगा। एक तो ये टेबल आपको मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन बता रहा है, और दूसरा आपको यह भी बता रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जरा हम अपनी तवज्जो करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नेट एक्सेलरेशन क्या है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। असल में क्वेश्चन ये है कि नेट एक्सेलरेशन ए नेट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है ए सी प्लस ए टी प्लस एल्फा। दूसरा ऑप्शन है ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तीसरा ऑप्शन है ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट। और जो डेल्टा ऑप्शन है वो है ए टी प्लस एल्फा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये वैसे गलत है। क्यों गलत है? आपने एक रूल पढ़ा था कि फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स। देखिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लीनियर एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल भी लीनियर ही है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इनके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपस में ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन जो अल्फा है इसके यूनिट्स क्या हैं अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अल्फा के यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट सेम नहीं है, तो मैं अल्फा को इनमें ऐड नहीं कर सकता स्ट्रेट अवे। ये इक्वेशन ठीक है। उसकी रीजन ये है कि देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अलॉन्ग द टेंजेंट है। और अगर इसमें आप नेट एक्सेलरेशन देखें तो वो आ जाएगा ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर स्क्वायर रूट, बिकॉज ये आपस में राइट एंगल है। राइट हैंड रूल से ऐड कीजिए, हेड टू टेल रूल से ऐड कीजिए। ये ए सी है, ये ए टी है, और ये इनका नेट एक्सेलरेशन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं आप तो नेट एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। और क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो भी हम ऐसे निकालेंगे, एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो मीन्स टू से
कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट एक्सेलरेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नेट फोर्स. So I hope now you can able to differentiate between these two concepts, uniform circular motion and non-uniform circular motion. So another important concept जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है about the horizontal and vertical circle. So horizontal circle की मैथमेटिक्स तो वही है जो हमने भी पढ़ी है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्कल को देखें जो मेरी ये दो उंगलियां बना रही हैं, तो अगर आप अर्थ के रेफरेंस से हाइट लें किसी भी पॉइंट की तो वो सेम आएगी. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल की जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो टेंशन के बराबर होती है और वो वही mv²/r होती है जिसको आप mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं. हमें जो प्रॉब्लम आता है वो मैथमेटिक्स समझने में आता है वर्टिकल सर्कल की. सो लेट अस डिस्कस द वर्टिकल सर्कल. सो सबसे पहले तो देखिए कि एक वर्टिकल सर्कल होता कैसे है. सो ये देखिए कि पहले ये मेरी जो है वो उंगलियों ने बनाया था हॉरिजॉन्टल सर्कल और ये है वर्टिकल सर्कल. और अगर आप वर्टिकल सर्कल के मुख्तलिफ पॉइंट्स की ज़मीन से हाइट देखेंगे, ज़मीन से डिस्टेंस देखेंगे तो वो मुख्तलिफ होगा. सो ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है और इस वर्टिकल सर्कल में एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है. मैं इस पॉइंट को पॉइंट P का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को पॉइंट B का नाम देता हूँ और इस पॉइंट को पॉइंट C का नाम देता हूँ. सपोज हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस m है वो यहाँ पर आ गई है और वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना चाह रही है. सो उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो टेंशन है वो इस तरफ होगी. सो यहाँ से अगर आप इस वेट के दो कंपोनेंट करें तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन का होता है. सो दिस विल बी mg साइन थीटा एंड दिस विल बी mg कॉस थीटा. तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितनी है, तो मैं कहूँगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है T माइनस mg कॉज ऑफ थीटा. देखिए T जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, mg कॉस थीटा की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है. तो नेट लेंगे जब सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है वो कैसे लेंगे, T माइनस mg कॉस थीटा. तो यहाँ से आपके पास जो T आ जाएगा वो आ जाएगा T विल बी इक्वल टू FC प्लस mg कॉज ऑफ थीटा या T बराबर आ जाएगा mv²/r प्लस mg कॉज ऑफ थीटा. सो डे स्टूडेंट्स, ये जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी पॉइंट पर टेंशन मालूम करने का ऑफ दैट बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. और इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो बॉडी का मैस है v है, यानी कि बॉडी की स्पीड है, रेडियस है और एंगल थीटा है, कॉज ऑफ थीटा. और ये एंगल थीटा कहाँ से ले रहे हैं, ये हम एंगल थीटा ले रहे हैं लाइन OB से, OB के रेफरेंस से एंगल ले रहे हैं. अगर बॉडी बॉटम पे है तो ये एंगल 0 डिग्री है, अगर बॉडी C पे आ गई तो ये एंगल 90 डिग्री है और अगर बॉडी ऐसे घूम के T पर आ गई तो एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फॉर पॉइंट B जो एंगल है वो 0 डिग्री का होता है, फॉर पॉइंट C अगर बॉडी आपकी घूम के यहाँ से इधर आ जाए तो फॉर पॉइंट C ये एंगल 90 डिग्री का होगा एंड फॉर पॉइंट T जो है ये एंगल कितने का होगा जी, 180 डिग्री का होगा. सो अगर एक बॉडी वर्टिकल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है और ये वर्टिकल मोशन में उसकी स्पीड सेम है, स्पीड तब्दील नहीं होती, यूनिफॉर्म स्पीड से वो वर्टिकल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो टेंशन क्या होगी एट पॉइंट B. एट पॉइंट B जो है यानी कि यहाँ पर जो टेंशन होगी वो कैसे निकलेगी, बस आप इसी क्वेश्चन में B के लिए एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री पुट कर दें तो क्या आ जाएगा टेंशन एट B, वो आ जाएगा mv²/r प्लस mg. सिमिलरली अगर आप ये सब उस वक्त है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो, दिस इज ऑल फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ये सारी कैलकुलेशंस यूनिफॉर्म स्पीड के लिए. सो अगर बॉडी घूमकर पॉइंट C पे आ गया एंगल कितना बना 90 डिग्री, सो फिर इसमें सिर्फ यहाँ 90 पुट कीजिए, cos 90 0 हो जाता है तो टेंशन एट C कितनी आएगी, mv²/r. एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट टेंशन एट द टॉप पॉइंट तो एंगल कितना बनेगा जब बॉडी घूम के यहाँ आ जाएगी 180 डिग्री का, जस्ट पुट 180 डिग्री ओवर हियर, तो टॉप पर टेंशन कितनी आ जाएगी माइनस mg बिकॉज cos 180 -1 होता है. सो इफ यू लुक एट दीज थ्री फार्मूलाज तो आप समझ सकते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है या इवन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम एंड टेंशन एट मिनिमम एट द टॉप. तो ये रहा टेंशन के हवाले से फार्मूलाज. अगर आपने किसी भी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है तो फिर एक होती है टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी इज जस्ट एबल टू मेंटेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो किसी भी पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट के लिए वो होता है 3rg + 2rg × cos ऑफ थीटा. सो दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. अब यानी कि जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे इसका मतलब है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है. अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो तो फिर टेंशन ये होगी और स्पीड की जो भी वैल्यू दी हुई होगी हर एक में वही फार्मूला पुट करेंगे, वही स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे. बट नाउ वी आर कंसीडरिंग नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड वी आर कंसीडरिंग क्रिटिकल वेलोसिटीज यानी कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वो वेलोसिटी B पर क्या होगी, बॉटम पर क्या होगी, क्या करना है आपने, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे एंगल है थीटा और B बॉटम के लिए एंगल कितना होता है 0 डिग्री. सो cos 0 यहाँ रखेंगे, cos 0 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल वेलोसिटी एट द बॉटम वो कितनी होगी 5rg² होगी. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बॉडी जस्ट एबल टू मेंटेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो जब वो बॉटम पर आए तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम से कम 5rg² होनी चाहिए. अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी एट द सेंटर देखेंगे तो वो कितनी होगी, C के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, सो जस्ट पुट 90 डिग्री ओवर हियर, तो वो क्या आ जाएगा फिर 3rg² आ जाएगा. और अगर आप जो है वो फॉर्मूला देखना चाहते हैं ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द टॉप, तो टॉप पर क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए
देखिए टी के लिए एंगल कितना है, टी के लिए एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ रखें cos 180, cos 180 इज -1, तो वो आ जाएगा 3rg - 2rg, rg स्क्वायर रूट। तो टॉप पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो rg स्क्वायर रूट है और ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। अगर टॉप पर क्रिटिकल वेलोसिटी rg स्क्वायर रूट नहीं है, फर्स्ट कीजिए एक सर्कल का रेडियस है 7 मीटर, तो 7 10 70, तो 70 का स्क्वायर रूट करेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट लेटर से 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी कोई बॉडी एक ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है, अगर उसकी सर्कल में मूव करने की जो वेलोसिटी है वो लेट्स से 6 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वेलोसिटी इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, देन दैट बॉडी विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, वो कम से कम वेलोसिटीज हैं जो चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए। अब क्रिटिकल वेलोसिटीज के केस में टेंशन की वैल्यूज भी डिफरेंट होगी। अगर आप ये वी की वैल्यू इधर पुट करें तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, टेंशन एट बॉटम कितनी आ जाएगी, टेंशन एट बॉटम आ जाएगी जी m, वी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 5rg/r प्लस mg, r से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में टेंशन एट दी बॉटम कितनी हो जाएगी 6mg, टेंशन एट दी सेंटर यहाँ रखेंगे 3rg, तो वो कितनी हो जाएगी 3mg, और टेंशन एट दी टॉप कितनी आ जाएगी, यहाँ रखें rg, तो फिर कितना आपके पास आंसर आ जाएगा mg - mg 0। सो this is the tension at the top, then tension at the bottom, this is the tension at the center, and this is the tension at the top in case of the critical velocities। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंशन मालूम करने के फार्मूलाज ये हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि बॉडी इज मूविंग विद द क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर ये कह दिया जाए या ये कह दिया जाए कि द बॉडी इज जस्ट एबल टू मेंटेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये कह दिया जाए, तो उस केस में अगर आपको टेंशन मालूम करनी है तो आपको जस्ट नंबर्स हैं, आपको जस्ट बॉडी का मास चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि द बॉडी इज जस्ट एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टेंशन बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम पॉइंट, तो बॉटम पॉइंट पे 6mg है, टॉप पे 0 है, इसका मतलब है TB - TT = 6mg या TB - TC = 3mg। सो ये सारी कैलकुलेशन है फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटीज, और ये अगर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ V एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपको जो फार्मूलाज याद रखने हैं वो ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज हैं और ये फार्मूलाज हैं। सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेरिवेशन, लेकिन आपको ये फार्मूलाज जो है वो याद करने हैं। सो आई होप के ऑल थिंग्स अबाउट वर्टिकल सर्कल इज क्लियर नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंपैरिजन पढ़ा लीनियर मोशन का और एंगुलर मोशन का, इसके अलावा हमने वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ा। सो लेट अस प्रैक्टिस फ्यू एमसीक्यूज अबाउट देम, और फिर हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, द डिफरेंस इन द टेंशन एट द टॉप एंड द बॉटम वुड बी। सो वर्टिकल सर्कल की बात की गई है और जो टेंशन एट द टॉप एंड द बॉटम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 6mg है। अगर वेलोसिटी की बात नहीं की गई तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी से मूवमेंट है उसकी टेंशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज व्हील्ड अराउंड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। देखिए अब कांस्टेंट स्पीड की बात की जा रही है, तो फिर जो हम टेंशन के फार्मूलाज लेंगे वो जनरल फार्मूलाज लेंगे। सो देन द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, सो आप जानते हैं स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन बॉटम पर होती है और वो होती है mv² प्लस mg। सो यहाँ पर आपके पास जो m है वो 2 kg है और जो v है आपके पास कांस्टेंट स्पीड वो 4 मीटर पर सेकंड है। वर्टिकल सर्कल में अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो वो बताएगा, अदरवाइज आपने समझ लेना है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी वाले केसेस हैं, जिस तरह से हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था। सो स्पीड 4 सेकंड है और जो रेडियस है वो 1 मीटर है। तो अब ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो टेंशन कितनी आ जाएगी आपके पास, m is 2, स्पीड इज 4² over r is 1 plus m is 2 and g is 10. So it will be 4², 16 multiplied by 2, 32 plus 10 to the 20. So the answer will be 52 Newton. So beta option will be the right option. Next question देखिए. Next question is about a small bob tied to a string of length 1 meter is revolved in a vertical circle such that the tension in the string is 0 at the highest point. Its linear speed at the lowest point. So अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 है तो इसका मतलब है कि ये क्रिटिकल स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि हमने देखा था कि क्रिटिकल स्पीड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होती है। सो अब हमें जो मालूम करना है वो मालूम करना है लीनियर स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो लीनियर स्पीड है क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में लोएस्ट पॉइंट पर वो कितनी होती है जी 5rg²। सो हमें सिर्फ रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कल में अगर एक रस्सी घुमाई जा रही है तो जो लेंथ ऑफ द सर्कल होती है वही उसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, वही सर्कल का रेडियस होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज 1 मीटर। तो अगर आप देखिए तो टेंशन कितनी आ जाएगी 5 multiplied by 1 multiplied by 10, सो इट विल बी 50² और 50² अगर 49² होता तो 7 होता। तो आप देख सकते हैं कि जो रफली आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अ mass of 5 kg is tied to a string of length 1 meter is rotated in a vertical circle with a uniform speed. अब क्रिटिकल वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, अब स्पीड यूनिफॉर्म है with a uniform speed of 4 meter per second. The tension in the string will be 130 Newton when the mass is at highest point, bottom, midway cannot be justified. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच ये है कि आप देख लीजिए कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टेंशन के फार्मूलाज क्या क्या हैं। देखें बॉटम पर टेंशन है
एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी। सो बॉटम पे टेंशन आपको पता है एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी है, और सेंटर पर आपको पता है टेंशन एम वी स्क्वायर ओवर आर है, और लो जो है हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप पॉइंट, उस पर टेंशन है एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। तो आप देख रहे हैं ना कि एम वी स्क्वायर ओवर आर का फैक्टर तो हर एक में है, तो सबसे पहले एम वी स्क्वायर ओवर आर देखिए किसके बराबर होता है। सो एम वी स्क्वायर ओवर आर यहाँ पे बराबर है, एम इज 5, वी इज 4, 4 स्क्वायर ओवर आर इज लेंथ 1 मीटर है, तो फिर ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 16, 16 5 80। उसने क्या कहा टेंशन 130 कहाँ होगी, तो देखिए 80 तो मिड पे है, टॉप पर 80 से भी कम होगी, 80 से ज़्यादा कहाँ होगी, बॉटम पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बॉटम। आपको अगला फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कल। क्वेश्चन देखिए, a motorcyclist rides in a vertical circle in a hollow sphere of radius 5 meter, the minimum speed required so that he does not lose contact with the sphere at the highest point. So ये critical velocity हुई, so critical velocity के लिए once again v is equal to r g square root, radius is 5, g is 10, so it will be 50 square root, and once again the answer will be 7 meter per second. Next question देखिए, a stone of mass 0.5 kg tied with the string of length 1 meter is moving in a circular path with a speed of 4 meter per second. The tension acting on the string in newtons. तो मैंने आपको बताया था कि horizontal circle में जो tension है वही centripetal force के बराबर है, और वो बराबर होती है mv square over r के। So mass here is 0.5 and the speed is 4 4 square 16 over, and the radius is 1 meter. So 16 multiplied by 0.5, it is equal to 8. So the correct option for this question will be option B, and that is 8. Next question देखिए, a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with a uniform speed what when it moves to a point diametrically opposite then. So देखिए, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो यूनिफॉर्म अगर स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। सो अगर आप मोमेंटम देखें तो ये वाला जो मोमेंटम है इनिशियल, ये इनिशियल मोमेंटम है mv, और ये वाला जो मोमेंटम है ये कितना है जी, ये फाइनल मोमेंटम फिर माइनस mv हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट जो डायरेक्शन है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स तो यही है ना। तो इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mv, वो कितना आ जाएगा जी, 2mv, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, विच इज मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, mass of 1 kg is connected to a fixed point by a string 1 meter in length and whirled in a horizontal circle in 1 second. The tension in the string is, तो टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला आप जानते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, और ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी एज अ होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, फॉर एग्जांपल जो mass है वो 1 kg है, इसमें जो r है